जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम लोग अलंकार देख रहे थे। तो अलंकार का पार्ट 1 जिसमें शब्दालंकार को आप लोगों ने देखा और ये इसका पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार को, है ना। तो अर्थालंकार टोटल देखें तो 51 होते हैं। इनकी संख्या जो है अर्थालंकार की 51 हो जाती है। और लेकिन हम लोग सभी को नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण को हम लोग देखेंगे, है ना। तो पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो ज़रूरत है उसी को पढ़ेंगे। तो इसके तहत वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। अर्थालंकार तो थोड़ा सा समय लगेगा, हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको कंप्लीट करेंगे, तो देखते रहिए। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग तीसरा यानी कि जो इसमें पाश्चात्य अलंकार जो होता है उसको भी देख लेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें मानवीकरण ही मेन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें उपमा अलंकार, ठीक है। सबसे पहला शुरू करते हैं तो उपमा अलंकार, और ये देखिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उपमा अलंकार तो उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें हमें देखना होता है। इसमें देखिए एक तो पूर्ण उपमा होती है और दूसरा लुप्त उपमा। तो इसमें कारण क्या है, कैसे कोई पूर्ण उपमा होता है और कैसे लुप्त उपमा, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी की तुलना करते हैं ना, उपमा देना है ना, किसी से कंपेयर करना, कुल मिला के बात ये है। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे उपमेय होता है, और हम लोग जब परिभाषा बताते हैं तो उपमेय उपमान ऐसे कहते हैं, है ना। तो वो समझ में आना चाहिए। उपमेय, उपमान, उपमेय हो गया, उपमान हो गया। अभी इसको समझेंगे हम लोग आखिर ये है क्या। उसके बाद समान गुणधर्म जो भी हो जाते हैं, तो हाँ, जिससे हम समान गुणधर्म कह लें, तो समान गुणधर्म। और लास्ट वाला होता है वाचक शब्द, या जिससे हम तुलना करते हैं, जो शब्द तुलना करने, जिससे हम तुलना करते हैं, जो शब्दों से, जो भी शब्द होते हैं। तो हम लिख सकते हैं सादृश्य, सादृश्य वाचक शब्द। अब देखिए इसमें क्या, उपमेय। उपमेय का मतलब जिसे हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जिसकी उपमा देते हैं हम, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। तो उपमेय का मतलब जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, और उपमान मतलब जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, और किस आधार पे कर रहे हैं, ये होता है समान गुणधर्म। यानी कि काला, पीला, नीला, कोई भी छोटा मोटा बड़ा जो भी होता है ना, सुंदरता से ज़्यादातर किया जाता है, तो ये समान गुणधर्म हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सादृश्य वाचक शब्द होने का मतलब है, इसका मतलब जैसे उसके जैसा, ऐसा, सा, है ना, समान, है ना, मुख चंद्र समान, ऐसा है ना, तो समान। तो ये सब चीज़ें सादृश्य वाचक शब्दों में आते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो सा, ऐसा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप। जैसे ज्यों, सदृश्य, समान, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, तो सादृश्य वाचक शब्द होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो लुप्तोपमा होता है, और लुप्तोपमा से पहले हम बात करें पूर्णोपमा। जब उपमा जो है पूर्ण हो तो पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में क्या होता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें उपलब्ध होते हैं, पूर्णोपमा कहलाता है। अब इसका कोई हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं पूर्णोपमा का। तो जिसमें चारों गुणधर्म उपस्थित हो, पूर्णोपमा कहलाएगा। और इसका जैसे उदाहरण देख लीजिए डायरेक्टली, मुख
चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है। अब देखिए इसमें जो मुख होगा ना, मुख वो उपमेय होगा। उपमेय, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। अब मुख उपमेय होने का मतलब क्या हो रहा था? जिसकी हम लोग तुलना करें। किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की। भाई किसी के मुख को देखा गया और कहा गया कि तुम्हारा जो मुख है ना वो चंद्र सा सुंदर है। तो कहने का मतलब यह है जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाएगा, यानी मुख। और ये जो चंद्र है ना वो चंद्र क्या है? उपमान। जिससे तुलना की जाए, है ना, तो ये से है और ये की है, यानी जिसकी तुलना की गई है, जिससे तुलना की गई है, तो चंद्र। और ये समान जो है ये आपके वाचक शब्द हो जाएंगे, है ना, सा। और उसके बाद जो आपका समान गुणधर्म है वो देखिए सुंदरता है। इसमें चारों कंप्लीट है। ठीक है, यहां सुंदरता के लिए किया गया है तुलना। ठीक है, तो ऐसे आप समझ पाएंगे। अब लुप्तोपमा देख लिया जाए। समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। लुप्तोपमा। अब लुप्तोपमा में क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? कोई न कोई इसमें से जो चारों आप में ये जो चारों जैसे उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म, सादृश्य, वाचक शब्द, इनमें से कोई न कोई मिस हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? लुप्तोपमा। ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ लुप्त है। तो अब इसमें हम कहते हैं, लिखते हैं। मान लीजिए इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे, उदाहरण से ही समझेंगे। तो मुख चंद्र सा है। मुख चंद्र सा है। क्या है मुख चंद्र सा? यहां पे आपका उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया, समान गुणधर्म मिल गए, सॉरी वाचक शब्द मिल गए, लेकिन समान गुणधर्म तो गायब है। तो ये क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। यानी जिसमें चारों में से कोई ना कोई चीज मिस हो जाए, क्या कहलाएगा? लुप्तोपमा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है आपको? तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। दूसरा देखते हैं। अच्छा, जब उपमा पढ़ लिया जाए तो अगर उसी लगे हाथ प्रतीप को देख लिया जाए, महत्वपूर्ण ये भी रहता है। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है ना, उपमा का अपोजिट होता है। प्रतीप अलंकार उपमा का क्या होता है? यह उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। उपमा का अपोजिट अलंकार है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे उसमें था कि उपमेय और उपमान में जो उपमेय था इन दोनों में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। और हम आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके ही समझाएं तो समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, वही ले लेते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। पूरा ले लेते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। तो इसमें देखिए पहले हमारा मुख क्या था उसमें, अब यहां पे सुंदर रखिए मत रखिए कोई मतलब नहीं है। अगर आप लुप्तोपमा में भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब सिर्फ हमें यह समझना है कि इसमें क्या हुआ। एक मिनट, सॉरी, जो सा होगा यहां लग जाएगा क्योंकि वो अपोजिट किया गया है ना। अब यहां पे हो जाएगा मुख सा चंद्र है। मुख सा चंद्र है। अब देखिए जो पहले मुख क्या था? उपमेय था। अब यह उपमान बन गया है। प्रतीप में यही होता है। और जो चंद्र पहले उपमान था, अब क्या बन गया? उपमेय बन गया है। अब देखिए यहां पे क्या भावार्थ निकल रहा है? मुख सा चंद्र है, यानी कि तुम्हारे मुख सा चंद्रमा है। यानी कि अब देखिए इसकी वैल्यू बढ़ गई है ना, उपमान की वैल्यू बढ़ गई है। अब यहां चंद्रमा के समान मुख होता था तो अब मुख के समान चंद्रमा होने लगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा, उपमा का अपोजिट होता है। ठीक है,
इसको आप काट दीजिए, इसमें थोड़ा सा अपोजिट करना था तो ऐसे हो गया सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे उपमा का अपोजिट क्या हो जाता है। ये ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो आप बता पाएंगे प्रतीप अलंकार। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, उपमेय उपमान में हम कहें तो अदला बदली हो जाती है ना। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं जो महत्वपूर्ण हो तो इसमें देखिए है तो बहुत सारे, कुछ आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, उपमेयोपमा, उपमेयोपमा ये अलंकार महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों जैसे प्रतीप प्लस उपमा, ये उपमेय उपमा होते हैं। प्रतीप प्लस उपमा उपमेय उपमा में आ जाएंगे। ठीक है, इनको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उपमेय उपमा। अब आप जानते हैं प्रतीप को भी जानते हैं, उपमा को भी जानते हैं, बस एग्जाम्पल जोड़ दीजिए। एक ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। वही एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल देखिए जुड़ा है तो जुड़ेगा, है ना। पहले प्रतीप है तो हम पहले प्रतीप लिखते हैं, मुख सा चंद्र। ठीक है, मुख सा चंद्र, और जोड़ लेते हैं चूंकि जोड़ना हमें, और उपमा में अब हमें लिखना है ना, तो लिख देंगे चंद्र सा मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख है। ठीक है, हालांकि ये देखिए लुप्तोपमा है, ठीक, यहां से यहां, लेकिन यहां से देखिए ये प्रतीप हो जाएगा मुख सा चंद्र प्रतीप अलंकार, और बीच में लगा हुआ है उपमा में क्या हो जाएगा, चंद्र सा मुख है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उपमेय उपमा हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अन्वयन। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना, यानी कि एक ही वस्तु को उपमेय भी कह देना, उपमान भी कह देना, ये क्या हो जाएगा, अन्वयन अलंकार हो जाएगा। अब जैसे इसमें होता है उपमेय की समता देने के लिए कोई उपमान शब्द उपमान नहीं होता है, और कहा जाता है कि उसके समान वही है। ये बहुत आसान है, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए मुख ही सा है, मुख ही सा है, यानी कि जो चेहरा है वो चेहरे के समान ही है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी में आप देखना चाहें तो इसमें हो जाएगा राम से राम, सिया सी सिया। देखिए ये समझिएगा, ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राम से राम, सिया सी सिया। ठीक है, और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप ध्यान से समझते रहिए, पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग अलंकार महत्वपूर्ण जो होंगे। देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया था, मुख ही सा है, या मुख सा ही मुख है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अन्वयन अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंपेयर उपमेय उपमान का नहीं करते हैं, एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कह दिया जाता है, अन्वयन अलंकार कहलाएगा। अब ये वाला एग्जांपल याद रखेंगे, राम सा राम, सिया सी सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा अलंकार। पांचवा अलंकार ये बहुत आसान है, संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार में क्या हो जाता है, संदेह अलंकार या संदेह अर्थालंकार कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें उपमेय और उपमान में हम संदेह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता इसमें, तो कैसे, इसमें देखिए या ऐसी वाली चीजें आती है ना, तो एग्जांपल से समझिए।
एक ही एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं, तो वही देख लीजिए। यह मुख है या चंद्र है, तो इसमें या आने लगा। नेक्स्ट हो जाएगा यह रस्सी है या सांप। ठीक है, तो इसमें आप संदेह तो आप संदेह समझ जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीजें आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण में अति महत्वपूर्ण को देखते हैं हम लोग, जो सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसे तो सबको याद ही है और महत्वपूर्ण रहता भी है। इसमें क्या होता है, संभावना प्रकट करते हैं हम। उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट करते हैं। उपमेय और उपमान आप समझ ही चुके हैं, तो अब हम बार बार उसमें बात करते रहेंगे। देखिए, उपमेय में इसकी जो हम कहें तो परिभाषा के रूप में, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, संभावना हम प्रकट करते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, तो आप डायरेक्टली शब्द इनके याद रख लीजिए, बोधक शब्द जो होते हैं जिसे हम उसमें बोलते हैं। जैसे मनहु, मनहु मानो, जानो, जानहु, ये सब मानहु, ये सब चीजें होती हैं कुल मिला के। तो आप समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको हम लोग देखते हैं। छोटा सा अगर इसी एग्जाम्पल को आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। मुख वाला जो चंद्र वाला बार बार हम लोग बोल रहे हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। अगर उसको बनाएंगे तो कैसे बना लेंगे, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। और बाकी ऐसे 10th स्टैंडर्ड वगैरह में याद कर लिया गया था एग्जाम्पल कि मनोनीलमणि सेल पर आतप्रेय प्रभात, है ना। तो ये वाला भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें कुल मिला के आपको पहचानना है, तो मनो मानो जनो जानो इत्यादि शब्द आएंगे, आप बता लेंगे, है ना। तो उसको नहीं हम लिखते हैं, पूरा बड़ा है, आप उसको समझ लीजिए। जिसमें मनो मानो जनो जानो इत्यादि शब्द आएंगे, आप बता दीजिएगा कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसी के तहत और भी महत्वपूर्ण में हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रूपक। डबल स्टार लगाते हैं इस पे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसमें दो तरीके से हम इसमें बोलते हैं। देखिए, इसमें पहले रूपक को पढ़ लेंगे, फिर दूसरा अपव्यूर्त पढ़ लेते हैं। तो पहले रूपक पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप, डायरेक्टली आरोप लगा दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि उसके जैसा है, या तुलना किया जाता है। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में, है ना। संभावना प्रकट करते हैं, सॉरी, तुलना तो करना होता है उपमा में। इसमें संभावना जब प्रकट करेंगे उपमेय और उपमान में, लेकिन जो रूपक होता है, रूपक अलंकार में, उसमें भेद रहित आरोप होता है, डायरेक्टली आरोप लगा देते हैं हम, है ना। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उपमेय में उपमान का भेद रहित, भेद या भेद रहित याद रखेंगे। अभी इससे अभी दूसरा में एक अलंकार हम लोग देख लेंगे, है ना। भेद रहित आरोप होता है, आरोप हो, ठीक है। कौन सा अलंकार कहलाएगा, वो रूपक अलंकार कहलाएगा। अब इसमें देखिए, एक ही अलंकार में अगर हम पूरा एक ही एग्जाम्पल से पूरे को समझते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप समझ जाएंगे आराम से। एग्जाम्पल हम फिर से यही लेते हैं, मुख चंद्र वाला ही। अब इसमें देखिए, भेद रहित आरोप
है ना। तो हम कैसे कहें भेद रहित आरोप में, हम कैसे कह लें, तो डायरेक्टली हम कह देंगे ना मुख जो है मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, बस हो गया। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि एक ही एग्जांपल दिया जा रहा है, इससे क्या है आपकी समझ बहुत अच्छी बनती जाएगी। देखिए इसमें डायरेक्टली आरोप भेद रहित आरोप लगा दिया गया कि मुख चंद्र है। ऊपर वाले में क्या था, मनो मानो जनो जानो इत्यादि शब्द लगेंगे उपमेय और उपमान में, तो उसमें आप मनो मानो जनो जानो लगने लगा। संदेह अलंकार में या ये सब चीजें, तो चीज वही है, आप क्या थोड़ी थोड़ी सी उसमें डिफरेंस हो रहे हैं, मेजर डिफरेंस जो भी हैं आप उसमें समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से, और बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो भी आएंगे आप उस हिसाब से उसको ठीक लगा सकते हैं। तो रूपक अलंकार आप समझ गए, जिसमें क्या होता है भेद रहित आरोप हो, और जब भेद सहित आरोप होता है तो वो कौन सा होता है उसको देख लीजिए। 8वां, एक ही एग्जाम्पल से सारे को हम लोग समझ लेंगे लगभग। तो रूपक के बाद जो इसी का अपोजिट होता है वो हो जाएगा अपहृति। अब इसमें आप ऐसे जरूर याद रखेंगे कि कौन सा किसके अपोजिट है, ठीक है। जैसे उपमा का अपोजिट जो था वो क्या था, प्रतीप, प्रतीप का उल्टा उपमा, और इसी प्रकार से रूपक का उल्टा क्या हो जाएगा, अपहृति हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का भेद सहित आरोप होगा, ठीक है, बस उतना ही है। उपमान का यानी भेद दिया जाएगा, ठीक है, भेद सहित आरोप हो, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को समझे तो कैसे, इसमें भेद आखिर कैसे हम करें, तो बस एग्जाम्पल लिखेंगे, यह मुख चंद्र, देखिए सॉरी यहां लिखते हैं, यह मुख नहीं चंद्र है। इसमें देखिए भेद है ना, उस सॉरी हाँ भेद है, भेद सहित आरोप है, तो इसमें भेद है कि भेद किया गया है, यह मुख नहीं चंद्र है, ठीक है, या यह चंद्र नहीं मुख है, तो इसमें भेद किया जा रहा है। और रूपक अलंकार में भेद ही नहीं किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली कह दिया जाता है कि मुख चंद्र है, ठीक है। और उसमें जैसे ऐसे कुछ समानता वाली शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, जैसे उसमें होता है पीपर पात सरिस मंडोला, किसमें, उपमा अलंकार में, तो सरिस भी क्या हो जाएगा, जैसा सा, इन शब्दों में जुड़ जाएगा, है ना, समान वाचक शब्दों की तरह, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो और आगे देखते हैं हम लोग, बाकी और बहुत सारे हैं, तो एक हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण रहता है, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान या भ्रम, भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, चलिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, भ्रम हो जाएगा, उसी के जैसा कुछ देख करके ऐसा लगेगा कि शायद वही है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए जैसे एक समान जैसे वस्तु हो, जैसे सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वस्तु वो ना हो लेकिन वही मान लिया जाए। और इसमें क्या होता है, मुख्यतः इसमें भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय व उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, सादृश्यता हम मान लेते हैं कि ये सही है। और संदेह अलंकार में दुविधा होता है, इसमें क्या होता है, जैसे भ्रांति, अब संदेह अलंकार में अलग, देखिए संदेह अलंकार क्या होता है, उसमें संदेह होने लगता है उपमेय और उपमान में, लेकिन इसमें उपमेय को ही उपमान उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। उसमें क्या होता था, हम कंफ्यूज हो जाते थे संदेह अलंकार में, उसमें संदेह होता था। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, बढ़िया सा है, ठीक है।
और इसका हो जाएगा फिरत घरन नूतन पथिक, पूरा लिखते हैं, फिरत घरन नूतन पथिक चले, एक ही पेज बोलना चाहिए था इसको, चले चकित चितभाग, चकित चितभाग भाग, फूलियो दोखी पलाश वन, समूह समझे दवागी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम यहां से लिख देते हैं ना, वो एक ही लाइन थी, फूलियो देखी पलाश वन, पलाश वन और समूह समझी दवागी। समूह समुझी दवागी। वैसे बिहारी जी की रचना है। तो अब इसमें क्या आएगा, देखिए, फिरत घरन नूतन पथिक, सॉरी पथिक होना चाहिए था, है ना, पथिक चले चकित चितभाग, फूलियो देख पलाश वन, समूह समुझ दवागी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, या विदेशी यानी बाहर जाने वाले लोगों के लिए हो रही है ना, कोई मान लीजिए कहीं जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी नया आदमी हो, नूतन पथिक मतलब नया राहगीर हो, है ना, उसके लिए जब वो भाग जाता है, डर के कारण क्या है, जैसे पलाश, पलाश का जो फूल होता है बहुत लाल लाल होता है ना, तो उसे लगा कि ये दवागी मतलब जंगल का पूरा समूह है ना, जलता हुआ आग का कोई समूह है, और चूंकि पलाश का फूल बिल्कुल लाल होता है, और जो पथिक था वो जा रहा था, नया पथिक, जानकारी थी नहीं उसको, है ना, और वो चकित हो गया, परेशान हो गया किसको देख करके, और पलाश के फूलों को, पलाश के फूलों का पूरा जंगल था, है ना, लिखा हुआ है वन, है ना, तो उसे लगा कि ये तो पूरा आग का जंगल है। ठीक है, दवागी मतलब आग का जंगल, और वो इसलिए डर करके भाग गया। ठीक है, तो ये है, इसमें कहने का मतलब ये है कि उसे कंफ्यूजन, सॉरी, उसे मतलब पूरा पूरा क्लियर हो गया कि जो उपमेय है वो उपमान है। ठीक है, तो पलाश का वन दवाग्नि बन गया, यानी कि जंगल का आग बन गया, तो इसलिए वो उसे भ्रम हो गया। ठीक है, इसलिए भाग जाता है। ऐसे ही चिड़िया वाला भी है ना, मोती जैसा उसको समझ लेती है हड्डी को, तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, और जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में ये अब 10वां नंबर हो जाएगा, उसमें सारे के सारे नहीं देखेंगे हम लोग। चलिए दृष्टांत देख लेते हैं जो पूछा जाता है। दृष्टांत अलंकार, इसमें क्या होगा, उपमेय उपमान में, और एक तरीके से हम कहें तो दर्पण यानी बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब की बात की जाने लगी। अब इसको जैसे डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए बिंब प्रतिबिंब, जैसे उपमान में, उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न होना, यानी कि ऐसा लगना कि उसी का वो छाया है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसका मुख, उसका मुख निसर्ग सुंदर, इसका मुख निसर्ग सुंदर है। ठीक है, चंद्र दर्शन से, सॉरी, चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता, चंद्रमा को
प्रसाधन की क्या आवश्यकता। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, उसका मुख निसर्ग सुंदर है। निसर्ग सुंदर का मतलब नेचुरल है, सुंदरता उसके मुख पर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से है। तो और फिर चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता। भाई अब चंद्रमा को सुंदरता के लिए क्रीम लगाने की क्या आवश्यकता है, ये कहा गया है। तो इसका जो पूरा आशय है, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक रूप से सुंदर होता है उसी प्रकार उसका मुख भी क्या है, सुंदर है, वो भी प्राकृतिक रूप से। तो इसलिए उसका मुख निसर्ग सुंदर है, चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल हम कहे तो इसी में दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बिंब प्रतिबिंब का इसमें मतलब रखा गया है, ठीक है। जैसा वो है वैसा वो भी है, इस तरीके से। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा। और इसमें बाकी जैसे विरोधाभास हो जाएगा, वो आप समझ जाएंगे, इसमें विरोध किया जाएगा तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। और एक देख लीजिए व्यतिरेक, सॉरी ये कहाँ आ गए हम लोग, व्यतिरेक अलंकार बहुत सारे हैं। तो व्यतिरेक अलंकार, इसमें क्या हो जाएगा, उपमान की अपेक्षा देखिए उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी कि उत्कर्ष वर्णन, यानी कि अब देखिए वैल्यू फिर से कम कर दी जाएगी इसकी। उपमेय, अब देखिए इसमें फिर से पूरा लिख देते हैं, उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी हम कहे तो उत्कर्ष वर्णन हो जाएगा, ठीक है, उत्कर्षता से वर्णन की जाएगी। देखिए उपमान की अपेक्षा उपमेय की है ना। तो अभी इसको देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में चंद्र संकलन मुख निसंकलन दोनों में समता कैसी, लिख लेते हैं पहले। चंद्र संकलन मुख निसंकलन, निष्कलंक, सॉरी देखिए चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी। अब देखिए यहां पे क्या किया गया है, दोनों में समता कैसी। अब आप देखेंगे कि जो चंद्रमा होता है उस पर कुछ दाग धब्बे से हैं, है ना, कुछ धब्बा सा दिखता है उस पे। तो अब यहां पे किया क्या गया है, चंद्रमा की वैल्यू घटा दी गई। पहले बार बार चंद्रमा के समान सुंदरता, चंद्रमा के समान सुंदरता ऐसा कुछ बताया जाता है ना, उसका मुख चंद्रमा ही है ऐसा बताया जाता है, यानी कि वैल्यू किसकी ज्यादा बढ़ाई जा रही थी, चंद्रमा की। अब यहां पे क्या हो गया, वैल्यू घट गई, चंद्रमा यानी कि उपमान। उपमेय तो हमारा जिसकी तुलना करते हैं और उपमान जिससे तुलना करते हैं, तो से वाला की तुलना जिससे हम तुलना कर रहे हैं क्योंकि वह बेहतर है तभी तो उससे तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब उसकी वैल्यू घट जाएगी। देखिए चंद्र सकलंक है, थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिए थे हम शुरुआत में, सॉरी इसके लिए। सकलंक का मतलब हो जाएगा कलंक सहित है, उसमें कलंक यानी कि दाग धब्बे कुछ न कुछ है, लेकिन मुख क्या है, निष्कलंक है, और दोनों में समानता हो ही नहीं सकती ना। तो मुख क्या, यहाँ पे मुख यानी कि उपमेय की वैल्यू बढ़ाई गई है और इसको ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है अपेक्षाकृत उपमान यानी कि चंद्रमा की, ठीक है। तो व्यतिरेक अलंकार में समझ जाइए उपमान की उपमेय उपमान की जो तुलना की जाएगी, सॉरी क्या है तो बात की जाएगी, वो उपमेय से कम होगा, यानी कि उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी कि उत्कर्ष वर्णन होगा, ठीक है। तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी यहाँ पे, उपमेय की।
तो यहाँ पे देखिए चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी, तो श्रेष्ठ कौन है यहाँ पे, मुख। ठीक है, तो मुख को यहाँ पे बेहतर माना गया है अपेक्षाकृत चंद्रमा की, तो ये भी आसान है। तो बाकी विरोधाभास विभावना, विभावना देख लेते हैं। विरोधाभास तो आप जान ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है बहुत सारे, तो कुछ ही देखते हैं हम लोग। विभावना, विभावना में देखिए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन बिना मतलब ही, देखिए लिख लीजिए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। अब इसको समझिए, पहले एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बिनु पद चले सुरय बिनु काना, ये बहुत बढ़िया है तुलसीदास जी का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब ऐसी बात की जाएगी, मतलब सोचने वाली बात है ना। बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु कदम, कर बिनु करम करे विधि नाना। अब यहाँ पे ये तुलसीदास जी का है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सॉरी तुलसीदास। अब देखिए यहाँ पे बिनु पद चले, यानी कि अब बिना मतलब का, देखिए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जाना है ना। अब यहाँ पे ना होने पर भी कार्य होने लगा, ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है भाई, विभावना अलंकार है। देखिए बिनु पद चले, बिना पैरों का ही चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुनता है। कर बिनु करम, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के, कर्म करे विधि नाना, यानी कि बहुत सारा काम करता है बिना हाथ के ही, यानी कि बिना पैरों को चलता भी है, बिना कान का सुनता भी है, और बिना हाथों का बहुत ज्यादा काम भी करता है, अनेक प्रकार के काम भी करता है। तो यहाँ पे देखिए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है ना, बिना रीजन बता दिया गया कि भाई बिना उसका जिसे करना है वो है ही नहीं, लेकिन कर रहा है। तो इस तरीके से आप जब ऐसा कुछ आएगा तो आप विभावना बता दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें हम देखें तो लोकोक्ति देखना चाहें तो वो देख लीजिए। अब ऐसे बहुत सारे हैं तो उनको छोड़ देते हैं। लोकोक्ति मतलब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अलंकार है ना। लोकोक्ति, लोकोक्ति अलंकार किसमें है, अर्थालंकार में, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन है वो अलंकार में ही। तो देखिए प्रसंगवश लोकोक्ति का प्रयोग कर लेना है ना, तो लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं इसमें। इसमें बहुत सारी, जैसे चिड़िया वाली हो जाती है ना, पूरा अपछतावे पूरा लिख देते हैं इसमें। उदाहरण, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरिर से किसी कियो नो हेत, ये पूरा पूरा है, खेत वाला है ना। हरि से कियो न हेत, हेत अब पछतावे होत क्या, अब पछतावा क्या करे, उसका हो जाएगा अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, या चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कुछ कबीरदास ही कह सकते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें लोकोक्ति देना है ना। तो लोकोक्ति में आप समझ जाइएगा, जो भी बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं लोकोक्तियां,
तो वो भी एक लोकोक्ति अर्थालंकार में आएगा, ऑप्शन के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसमें क्या है, आछे दिन पाछे गए और हर से क्यों न हेत, यानी कि मतलब प्रभु की कोई आपने जब जरूरत था, ऐसा होता है जब आप खुश होते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है हमें, मतलब इससे है चिड़िया चुग गई खेत से, ठीक है। तो अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ये जो लोकोक्ति है ना, चिड़िया चुग गई खेत का मतलब देर हो गया, ठीक है, कहने का मतलब अब देर हो गया, बस ये मतलब है, लोकोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो चलिए समय गंवा ही चुके हैं, तो इसमें तो 51 थे, बहुत सारे थे, तो इतना ही काफी है। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें कंप्लीट कर दिया जाए तीसरा नंबर मतलब तीसरा का मतलब सी नंबर कह दें। कौन सा अलंकार जो लास्ट था, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, देख लीजिए उसको भी, अब उसके लिए छोटा सा ये एक ही है, तो उसमें एक क्या इसमें 3 है, लेकिन एक ही पढ़ने लायक है। आधुनिक या पाश्चात्य, पाश्चात्य अलंकार, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण है, हम कहे तो पहला मानवीकरण है ना, प्रश्निफिकेशन होता है इसमें, मानवीकरण में। अब इसमें देखिए समझना है पहले, चलिए अच्छा पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें अमानव मतलब मानव नहीं है, जैसे प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ होते हैं, कोई भी निर्जीव पदार्थ हो, उसमें हम ऐसा करें कि वो जिंदा हो जाए, ठीक है ना। हम कहें तो प्राण रहित को प्राण सहित करना ही मानवीकरण कहलाने लगता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अभी फिर समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल में देखें कोई भी चीज, जैसे और इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जंगी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब यहां पे समझिएगा, अब भाई इसमें जो वनस्पतियां हैं, जंगी मतलब वो जमी, मतलब एक जगह पे रुकी हुई है भाई, वनस्पतियां चलेंगी तो है नहीं। अलसाई मतलब भाई जैसे आलस होता है इस तरीके से। अब उसमें क्या है, मुख धोती शीतल जल से, कहने का मतलब वो क्या मुख धुलेंगी, है ना, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चला जा रहा है कि वो क्या है, उनको सजीव मान लिया गया, मानवीकरण कर दिया गया उसमें। तो जंगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब भाई बरसात हो रही है अलग की बात है, तो वो सारी चीजें भीग रही होती है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वनस्पतियां खुद मुंह धुल ले जाए, तो इसमें कहा गया है, यही होता है मानवीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर इसी का 2 और है, देख लीजिए उसको भी क्या है, लास्ट बचा है। इसमें देखिए ध्वन्यर्थ व्यंजना, ध्वन्यर्थ व्यंजना, इसमें क्या होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग या ध्वनि चित्र अंकित होने लगे। अब एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बार बार देखिए। एक बहुत ही बेहतरीन है भगवती शरण वर्मा जी का, चरमर चरमर, ठीक है, चरमर चरमर चू, फिर चरर चरर मरर मरर, जा रही चली भैंस गाड़ी, भैंसा गाड़ी मतलब चली भैंसा गाड़ी, यानी बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये भगवती चरण वर्मा जी का है, भगवती चरण वर्मा जी इसको लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ध्वन्यर्थ व्यंजना। अब
इसमें ऐसे शब्द जिससे समझ में आने लगे कि आखिर ये उसी का या उसके बारे में बताने लगे आवाज ही है ना। इसको हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे कोई भी जैसे होता है ना, जैसे सुअर घुर्र घुर्र करता हुआ आता है, ठीक है, तो इसी प्रकार घोड़ा हिडिना आ रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो कुल मिला के किसी वस्तु या जो भी चीजें हैं उनके आवाज से उनके बारे में पता लगने लगे, ओनोमेटोपोइया हो जाता है, यानी ध्वन्यार्थ व्यंजना हो जाता है। तो इसमें ये याद रखेंगे, चरमर चरमर चू, चरर चरर मरर, चरर मरर, जा रही चली भैंस गाड़ी या भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इंटर में आप लोगों को ज्यादा मिलता है इंग्लिश में। तो चलिए बस नेक्स्ट एक और था विशेषण विपर्य वाला, उसको छोड़ देते हैं। तो ये इतना वीडियो आपका हो जाएगा पार्ट 2 का। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।